बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर आप लेट्स में आतिफ वकास। और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर इम्पोर्टेंट टॉपिक से कम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करें। तो लास्ट टाइम हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन उस पर क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ यानी फ्री फॉल का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में मैं थर्ड चैप्टर ही के मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप इस लेक्चर में हम न्यूटन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, कुछ मोमेंटम और इम्पल्स के क्वेश्चंस, और आगे जाकर फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा फोर्थ चैप्टर पे जाऊंगा, दैट इज़ अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 7. Now the statement of the question is a body whose momentum is constant must also have constant force, velocity, acceleration, all of these. Now you know कि momentum जो है that is the product of mass and velocity. एंड अगर तो हम इस तरह की मोशंस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, यानी नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन है, नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन, ये ऐसे मोशंस की बात हो रही है जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से इंतहाई कम हो। तो ऐसी सूरत में मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर रिलेटिविस्टिक हो तो फिर वहाँ पर हम मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह 18 चैप्टर में, तो वहाँ पर उस सूरत को भी डिस्कस करेंगे जब मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। बट यहाँ पर हम चूँकि ऑर्डिनरी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन मास कांस्टेंट है। तो अगर तो मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका अल्टीमेटली यही मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। फोर्स जो है ये अगर कांस्टेंट हो भी सही तब भी मोमेंटम के अंदर चेंज आती है, वो चेंज कांस्टेंट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, द रॉकेट इंजन लिफ्ट्स द रॉकेट फ्रॉम अर्थ बिकॉज द गैसेस विद हाई वेलोसिटी। ऑप्शन ए, पुश इट अगेंस्ट द अर्थ। ऑप्शन बी, रिएक्ट अगेंस्ट रॉकेट एंड पुश इट अप। ऑप्शन सी, push it against the air, and delta option is heat up the air which lifts the rocket. Now it's an example of Newton's third law of motion. रॉकेट के अंदर जो इंजन होते हैं वो जब चलते हैं, टरबाइन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एयर को बाहर की तरफ प्रोपेल करते हैं, हॉट गैसेस को वो बाहर की तरफ फेंकते हैं, जिसके नतीजे में एयर जो है, बाहर की जो एयर है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है और आगे की तरफ उसको पुश करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, बिकॉज रॉकेट जो है उसके अंदर के गैसेस हवा के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हवा रिजल्ट के तौर पे रॉकेट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाती है और यूं रॉकेट आगे की तरफ चलता है। सो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेडिकल के एंट्री टेस्ट में अमूमन आपके पास इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती, तो आपने इनका ख्याल रखना है। वैसे जनरली भी हर स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं कि उनको आए। तो ये लॉज के मुतालिक जितने भी लॉज आपकी टेक्स्ट बुक में आएंगी, अभी तो न्यूटन लॉज पढ़ रहे हैं, आगे और आ सकती हैं, तो इनकी बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए, उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। अब एक पार्टिकल मोशन कर रहा है और एक पाथ पे जा रहा है, वो कौन सी चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि पाथ कैसे होना चाहिए, पैराबोला होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, जिगजैग होना चाहिए। तो इसका फैसला उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एक्सेलरेशन करती है। एक्सेलरेशन ही डिसाइड करती है कि पाथ किस तरह होना चाहिए किसी पार्टिकल का। दैट इज़ रिलेटेड टू definition of motion, so you should know that. And then question number 10, a cricket player catches a ball of mass 0.1 kilogram moving with speed of 10 meters per second.
in 0.1 seconds. The force exerted by him is. Now this question is related to Newton's second law, and Newton's second law is about the relationship between force and momentum. Then we know that F is equal to change in momentum with respect to time. Now if you look at this question here, mass given है, टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, फोर्स पूछी गई है। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपको मोमेंटम देता है। चूंकि कैच करने के बाद मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का, उस बाल का ज़ीरो हो जाता है, इसलिए मोमेंटम में चेंज एक्चुअली इनिशियल मोमेंटम है, एंड दैट इज़ mv। फाइनली तो वो ज़ीरो हो जाता है, एंड देन इट इज़ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इफ़ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज यू गेट द रिजल्ट। द वैल्यूज आर 0.1 multiplied with 10 you get 1, 0.1 multiplied with 10, दोनों SI यूनिट्स हैं इसलिए मैं यूनिट साथ नहीं लिख रहा। दैट इज डिवाइडेड बाय 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। सो 0.1 cancels with 0.1 and you are left with 10 Newton. So the answer is 10 Newton, option A। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाऊंगा, व्हाइट बोर्ड मिटाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, दैट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। A particle is projected making an angle of 45 degree with horizontal having kinetic energy K. The kinetic energy at the highest point is. Now चूँकि आप जानते हैं कि समिट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है that is x component of velocity only, because summit point पर y component velocity का zero हो जाता है, so v is equal to vx. I am talking about summit point, that is vx, and that is equal to vi cos theta. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, so काइनेटिक एनर्जी is half m vs square, and that is because of summit point। मैंने सबस्क्रिप्ट में s लिखा है, vs is vi cos theta। Now half m vi cos theta whole square. Now from here we get half m vi square times cos square of theta. Now half m vi square, that's the initial kinetic energy, and that is given as k, so it is k. But how about cos square of theta? Theta is given, that is 45 degree, cos of 45 and whole square. Cos of 45 is 1 divided by square root of 2, इसका स्क्वायर लें तो 1/2 आ जाता है, रिजल्ट इज k/2। सो काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट इज 1/2 द काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू 45 डिग्री। इफ द मैक्सिमम हाइट इट कवर्स इज 100 meters, what is the horizontal range? Now you know that if a projectile is thrown with 45 degree, it covers maximum horizontal range, but at the same time we can write that range would be vi square divided by g, because sin of 2 theta, यहाँ पर जब हम 45 theta की जगह पुट कर लेंगे तो sin of 2 multiplied with 45 से sin of 90 आएगा, and that is equal to 1। so इसलिए ये सारा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और रेंज मैक्सिमम हमारे पास pi स्क्वायर डिवाइडेड बाई g आता है। अब आप जानते हैं कि हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट मैक्स जो होता है, दैट इज़ pi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम एंगल 45 डिग्री पुट कर लेते हैं तो हाइट और रेंज मैक्सिमम के अंदर एक रिलेशनशिप आ जाता है, एंड दैट रिलेशनशिप इज़ हाइट इज़ 1/4 ऑफ रेंज। तो चूँकि यहाँ पर 45 डिग्री बताया है, इसलिए आप डायरेक्टली ये दावा कर सकते हैं कि रेंज जो है हाइट का 4 times होगा। नाउ हाइट इज़ गिवन एज 100 meters, देयरफॉर range would be 4 times the height, and that would be 4 multiplied with 100 means 400 meters. So the answer here is 400 meters. और इसके साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाऊंगा। 1-2 क्वेश्चन हम कोलिजन्स के भी डिस्कस कर लेते हैं, एंड बाकी फिर मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ प्रैक्टिस।
अच्छी बुक्स कोई सी भी उठा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके MCQs डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि मैंने लेक्चर्स के दौरान किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के मुतालिक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँगा। Question number 3 is related to collisions, and the statement is two bodies of equal masses moving along same line with velocities 3 meter per second and minus 5 meter per second respectively collide elastically. Their velocities after collision will be. आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब मासेस आपस में सेम होंगे, अगर m1 और m2 आपस में सेम होंगे और हेड ऑन कोलिजन है, एक लाइन पे ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन है, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है अलोंग द सेम लाइन, तो ऐसी सूरत में अगर मासेस सेम हो तो पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल होगी, यानी वेलोसिटी सिर्फ एक्सचेंज होंगे अगर मासेस सेम है। तो फिर v1 की जो फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट 1 की, दैट इज v1, दैट बिकम्स इक्वल टू u2 दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, एंड सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी। सो यहाँ पर अगर आप देखें ऑब्जेक्ट A जो है उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी, ऑब्जेक्ट B -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये चेंज हो जाएंगे, A की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड होगी और B की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जिस तरतीब से इन लोगों ने दिया है रिस्पेक्टिवली लिखा भी है, आपने उसी तरतीब से आंसर देना है। तो ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी पहले है तो इसलिए यहाँ पर भी उसकी A की ही वेलोसिटी हम पहले कंसीडर करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें इसमें कहते हैं अ शेल in its flight explodes in 4 unequal parts. Which of the following is conserved? अगर कोई शेल है वो हवा में एक्सप्लोड करता है तो आप जानते हैं कि उसमें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस होती हैं और एक एक्सटर्नल फोर्स होती है, दैट इज़ ग्रेविटी। So it's like a projectile and that is under influence of gravity only. तो अगर वो एक्सप्लोड करता है तो इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल होगी, बिकॉज बिफोर द एक्सप्लोजन द पार्टिकल्स वर हैविंग नो काइनेटिक एनर्जी इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं आफ्टर द कोलिजन, तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज पहले उतनी नहीं थी। पहले पूरे सिस्टम की एक काइनेटिक एनर्जी थी, प्रोजेक्टाइल था, और जब ये एक्सप्लोड करता है तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जीज भी सेम नहीं रहती, बिकॉज जब वो एक्सप्लोजन होती है हर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाते हैं। यहाँ पे चूंकि 4 पार्ट्स बने हैं तो पता नहीं ऊपर गए हों इधर उधर गए हों, यानी हाइट ज़मीन से उनकी चेंज हो गई होगी। जो चीज़ कंजर्व रहती है हर सूरत में कंजर्व रहती है, दैट इज़ मोमेंटम। चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, सारे केसेस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन देखेंगे और इसके साथ ही हम मज़ीद इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कोलिजन से रिलेटेड, जैसा कि ये बात आपने याद रखनी है, ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मज़ीद क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये लेक्चर मैं इधर ही एंड करूँगा, लेकिन एक दो बातें कोलिजन से मुतालिक मज़ीद मैं बता दूँ कि जब अक्सर इस तरह होता है कि इलास्टिक कोलिजन में एक दीवार की बात की जाती है, कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास चेंज बहुत ज़्यादा होता है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट उसके साथ इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, जैसे गेंद जो है वो दीवार पे जाके लगती है। तो अगर मैं इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम की बात करूँ, अमूमन इसके मोमेंटम में चेंज मांगी होती है। तो इनिशियली इसका मोमेंटम गिवन होता है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड फाइनली आपसे पूछा होता है कि जी मोमेंटम के अंदर चेंज बताएं। तो मोमेंटम के अंदर चेंज इस पार्टिकुलर केस में सिंपली इनिशियल मोमेंटम का डबल होगा, यानी जिस मोमेंटम से वो आया था उसी मोमेंटम से वापस जाएगा। अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो दैट वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल P2 माइनस P1 एंड P1 वाज 10 एंड P2 वुड बी -10 बिकॉज ये वापस आएगा, पहले ये इधर जा रहा था अब ये वापस आ रहा है, तो इसके मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो ये होगा -10, यूनिट नहीं लिख सकता साथ में, माइनस इनिशियली वो 10 था तो ये -20 हो जाएगा। रिजल्ट के साथ फिर हम यूनिट लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इवन यू कैन राइट न्यूटन सेकेंड अगर इस तरह गिवन हो। तो यहाँ पे मैंने -20 न्यूटन सेकेंड लिखा, वजह ये है कि राइट साइड की डायरेक्शन चूंकि उसने +10 दी है तो हम लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन को हम नेगेटिव ही मानेंगे, और जाहिर है मोमेंटम में चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी नज़र से गुजर सकते हैं। फिर इस तरह होता है कि एक ट्रक है फॉर एग्जांपल और वो ट्रैफिक कोन को हिट करता है,
तो इससे ये होगा कि ट्रक की कोई स्पीड बताई गई होगी, लेट्स सपोज ट्रक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था कोई ट्रक, और वो किसी लाइट ऑब्जेक्ट को, कोई ड्रम पड़ा हुआ है खाली या ट्रैफिक कोन है, उसको हिट करता है जो कि इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड पे होता है। तो क्या हो जाता है, उस लाइट कोन की जो वेलोसिटी है स्मॉल ऑब्जेक्ट की और ये हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहती है, ट्रक की वेलोसिटी वही रहेगी, लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डबल हो जाएगी, यानी 20 मीटर पर सेकंड होगी। ये वैसी इंफॉर्मेशन वाइज बात याद हो तो इलास्टिक कोलिजन पे इस तरह के भी क्वेश्चंस नज़र से गुजर सकते हैं। और मज़ीद जो है वो तो मैंने ऑलरेडी जब हम इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उसकी एग्जांपल्स मैंने कराई थी, बुलेट के फायर के केस में, या न्यूक्लियस से जब रेडिएशन इमिट होती हैं या कोई एक्सप्लोजन होता है, वो सारे क्वेश्चन हमने उधर ही डिस्कस किए थे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगला चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर का, नेक्स्ट लेक्चर उसका होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दलो अल्लाह पामान।